अस्सलामुअलैकुम। 10वीं जमात के तमाम तुलबा व तालिबात, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई का नुकसान होता नजर आ रहा है काफी। लेकिन ऐसा ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए, यानी हमारा तालीमी साल ज़ाय ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए स्टार क्लासेस की तरफ से आप लोगों को कुछ ऑनलाइन हमारे चैनल के जरिए साइंस के लेक्चर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आप उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि साइंस 2 में जो हमारे सबक हैं, असबाग हैं, उनकी तरतीब कुछ इस तरह से है, जैसे जानदारों के खलिया। यहाँ पर जैसे भी हमारा पहला सबक है तवारुस है, इत्तिका है, जानदारों की पैदाइश, नशोनुमा। तो ये सारे जो नबातात और जानदार से मुतालिक है। साइंस 2 का पूरा मौजू ही हमारा जानदारों और नबातात के ऊपर मबनी है। जैसा कि यहाँ पर अब तवारुस और इर्तिका, जो साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर है, हमारा पहला सबक, उसके अंदर आप लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं उनसे ही शुरुआत करके आप लोग को उसकी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल फराहम करूं। सबसे पहला है तवारुस, यानी कि क्या? तवारुस मौरुस से बना है, जो हमारे पेरेंट्स, आप इसको आसान ज़बान में समझ सकते हैं कि हमारे वालिदैन, ठीक है। जैसे कि हम उनकी नस्ल से हैं, तो उनसे चलती रहने वाली नस्ल हमारे बच्चे। तो इस तरह जब ये कंटिन्यू एक सिलसिला चलता रहता है, इसे कहते हैं तवारुस। विरासत, मौरिस, ये तमाम एक ही लफ्ज से बने हुए अल्फाज हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जब हम लोग देखेंगे कि सफ़ा नंबर, पहले सफ़े पर सबक जहाँ स्टार्ट हो रहा है, जानदारों के खुलिये के मरकजे में, एक पहला फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जानदारों के खुलिये के मरकजे में मौरूसी खुसूसियात को मुंतकिल करने वाला जुज कौन सा है? देखो, साइंस की लैंग्वेज हमारी जबान से बहुत मुख्तलिफ है, जो हम लोग रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का हमको मानी पता होना चाहिए। जैसे जानदारों से मुतालिक आप जानते हो कि तमाम हैवानात, जानदार, ये सब आ जाते हैं। खलिया जो जिसके जरिए से इंसान की तख्लीक होती है, इंसान की बुनियादी इकाई है ना। खलिया के मरकजे में मौरूस से खुसूसियात, मौरिस यानी कि हमारे वालिदैन, जैसा कि मैंने अभी बताया, वालिदैन की खुसूसियात, मतलब वालिदैन की खुसूसियात उनके बच्चों में जो मुंतकिल होती है, वो किस जुज के जरिए होती है, सवाल का ये मतलब है। तो आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हो, इसको समझ चुके होंगे कि क्या कौन सा जुज है जिसके जरिए से खुसूसियात मुंतकिल होती है। तो वो है क्रोमोजोम। उस जुज का नाम है क्रोमोजोम, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारे पास में क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2, कि वालिदैन की जिस्मानी और जहनी खुसूसियात आइंदा नस्लों में मुंतकिल होने के अमल को क्या कहते हैं? यानी कि जिस्मानी खुसूसियात, जहनी खुसूसियात, हम लोग देखते हैं कि हमारे वालिदैन की बहुत सारी आदतें, बहुत सारी खुसूसियात, वो सब जो है हमारे अंदर होती है, हमारे बहन भाइयों में पाई जाती है। क्यों? कोई अपने वालिद की तरह मिलते जुलते हैं, कोई चीजें वालिद से मिलती जुलती है, कोई अपने अम्मी से मिलते जुलते हैं, कुछ चीजें उनकी अम्मी से मिलती जुलती है। तो इस तरह जो है आइंदा नस्लों में ये सारी चीजें मुंतकिल होती रहती है। तो ये अमल क्या कहलाता है? ये जो मुंतकिल होने का अमल है, इसे क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं तवारुस। क्या कहते हैं? तवारुस इसे कहते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल आपके सामने है, डीएनए का सालमा किन अज्जा से मिलकर बनता है? ये एक हमारे लिए सबसे अहम क्वेश्चन है, जो आपके इस पूरे सबक की जान है, समझ लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए का सालमा किन अज्जा से मिलकर बनता है। सबसे पहले हमारे सामने जैसे डीएनए का नाम आता है, तो मैं पहले बता दूं कि डीएनए असल में है क्या और ये कहाँ पाया जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। देखो, हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग हर क्लास में, स्टैंडर्ड में, समझ लो तकरीबन 7वीं 8वीं जमात से हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज भी मैं जानती हूँ कई ऐसे बच्चे हमारे दरमियान हैं जिनको डीएनए के बारे में नहीं पता है, यहाँ तक कि उसका फुल फॉर्म क्या है वो भी नहीं जानते। तो सबसे पहले जब हमारे सामने डीएनए का नाम आया है, तो मैं उसका पहले आपको फुल फॉर्म लिख के बता दूं। डीएनए मतलब क्या?
चलो, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये है डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद में अब क्या पूछा है यहाँ पे, डीएनए का साल्मा किन अज्जा से मिलकर बनता है। सबसे पहले हम लोग इसकी शक्ल आप लोग देख लो, कुछ इस तरह से हम लोग देखते आ रहे हैं, आप और हम, कि ये डीएनए है। ठीक है, अब ये होता है कैसे है, एक्चुअल में इसके दरमियान में हम लोग देखते हैं कि इस तरह की पट्टियां, बेस जिन्हें कहते हैं असास, ये इस तरह की पट्टियां बनी होती है। ठीक है, इसको कहते हैं बेस पेयर्स। ये वाकई में ऐसा नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ये ऐसी होती है, मतलब ये पट्टियां खड़ी होती है, और ये जो मैंने इस तरह बनाई हुई ये पट्टियां एक दूसरे के साथ में इस तरह जुड़ी है, तो ये एक्चुअल में होती इस तरह है। ठीक है, खड़ी वर्टिकल पट्टियां हैं बनी हुई, तो इसके अंदर दरमियान में ये इस तरह बेस होते हैं, इनको बोलते हैं बेस पेयर्स। नाइट्रोजनी असास, ये नाइट्रोजनी असास क्या है हम लोग देखेंगे। नाइट्रोजनी असास क्या है, असल में ये जो पट्टियां हैं ये हमारे, आपको टेक्स्ट बुक में भी इसके पीछे सबक में ये बताया गया, इसी सबक के पीछे पन्ने पे, इसके अंदर होता है नाइट्रोजनस, ये जो नाइट्रोजनी असास है इसमें चीजें होती है, मैं आपको इसका अच्छी तरीके से बता दूं एक बार। देखो यहां पर प्यूरिन और पायरामिडिन, ठीक है, ये दोनों नाइट्रोजन असास के अहम जुज है। प्यूरिन और पायरामिडिन है क्या, प्यूरिन और पायरामिडिन में दो दो चीजें पाई जाती है, ये सब मैं आपको समझाऊंगी स्ट्रक्चर में, जो अभी मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। देख लो यहाँ पे ये जो एक पट्टी है ये किससे बनी हुई है, तो ये रिबिन बनी हुई है शुगर फॉस्फेट से। किससे बनी हुई है, शुगर फॉस्फेट। ठीक है, ये शुगर फॉस्फेट से बनी हुई है। और प्यूरिन और पायरामिडिन ये क्या है, तो ये भी नाइट्रोजनी असास के अहम अज्जा है। वो क्या है हम लोग अभी देख लेंगे। यहाँ पे एडिनाइन, आपने सुना होगा इसका नाम, ए, यहाँ पे होता है जी, मीन्स के गॉनिन, एडिनाइन गॉनिन, यहाँ पर सी और टी। सी मीन्स के साइटोसिन और टी फॉर थायमिन। तो इतना खाका आपके समझ में आ गया है ये क्या है। देखो एडिनाइन और गायनिन, इनकी जोड़ियां हैं कुछ इस तरह से, जैसे आप लोग को इस पेज पे देख लो, मैं ये पहले ही बता दे रही हूँ, एक्चुअल में आपको ये वैसे भी आने वाला है नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पे ये दो चीजें हैं, यहाँ पे जो रिबिन है ये मैंने अभी बताया कि शुगर फॉस्फेट की बनी हुई है, और इन दोनों पट्टियों के ऊपर ये जो इस तरह से जुड़ रहे हैं, इनकी मैं बात कर रही थी, इन्हें बेस पेयर्स कहते हैं। तो इन बेस पेयर्स पे ए टी जी सी इस तरह से लिखे हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जुड़ते हैं मतलब के कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर प्रोटीन की तालीफ होती है, प्रोटीन की तालीफ इसी में होती है, यानी पूरी प्रोटीन बनने का अमल इसे कहते हैं। तो ये जो पट्टियां इस तरह जुड़ रही है ये है एक्चुअली टी फॉर थायमिन, जी फॉर गायनिन, सी फॉर साइटोसिन, एडिनाइन। तो ये इस तरह अपनी अपनी जोड़ी के साथ जुड़ते हैं। अब इनकी असल जोड़ी है क्या, तो हम लोग ये मैं तुम लोगों को बता दूं कि ए जो एडिनाइन है वो थायमिन के साथ जुड़ता है, जी गायनिन वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इतना आप लोग की समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, ये था हमारा डीएनए का साल्मा किन अज्जा से है, तो ये अज्जा का नाम असल में देखेंगे हम लोग, तो ये दोहरी लकीर है, डबल लाइन,
और नाइट्रोजनी असास से मिलकर बना है। दोहरी लकीर नाइट्रोजनी असास से मिलकर बना है। दोहरी लकीर नाइट्रोजनी असास, तो ये थी वो दोहरी लकीर और उस नाइट्रोजनी असास, ये सारे असास जो है इसके अंदर मौजूद है। एक एक लकीर में ऐसे समझ लो आधा, ये आधा पार्ट एडिनाइन का होगा तो आधा पार्ट उसके साथ में जो जुड़ेगा वो थायमिन होगा, फिर जी होगा, इस तरह से इस पे लिखा हुआ होता है। इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं जो एक दूसरे में परफेक्टली फिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ए लिखा है तो यहाँ पर टी होगा, तो एडिनाइन जो है थायमिन के साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पर सी है तो इसके साथ में यहाँ पर जी जुड़ जाएगा, सी तो फिर जी, जैसे अभी मैंने बताया कि साइटोसिन उसके साथ गायनिन मिल जाता है। तो इस तरह से ये असास जो है तैयार होते हैं, डीएनए की पट्टियां तैयार होती है। अब इस पट्टी में हम लोग देखेंगे कि डीएनए का काम क्या है और हमको इससे करना क्या है। आपको सबक में अहम ये मुद्दा है, तो उस पर हम लोग अब बात करते हैं, तवारुस और तवारुसी तब्दीली। तो यहाँ तक आप लोग ने देखे ये तीनों सवाल आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा दिए। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा बच्चों कि 10वीं जमात में आप लोग सिर्फ सबक के पीछे दिए गए सवालों के ऊपर मुश्तमिल नहीं रहना, कि 10वीं में जो बोर्ड के पेपर्स आते हैं वो कभी भी सिर्फ उसके बेस पे नहीं बनते हैं, उसमें आपको बाहर से कई सारी चीजें पूछी जाती है। आप लोग सुनते होंगे कि क्वेश्चन बाहर से आया है, ये क्वेश्चन बाहर से आया, ये क्वेश्चन नया है। कुछ भी बाहर से नहीं आता है। बाहर से मुराद के वो सबक के पीछे वाले सवाल नहीं होते, बल्कि जो आप लोग एक्सप्लेनेशन देखते हो, जब भी कोई एक्सप्लेनेशन आपकी स्कूलों में क्लास में जैसे ऑनलाइन कोई लेक्चर आप लोग देख रहे हो, तो उसमें जब सवाल सबक को समझाया जाता है तो उस पर एकदम अच्छी तरह से कंसंट्रेट करो कि बीच में कई सारी ऐसी मालूमात होती है जिसके बिना पर आप लोग को क्वेश्चन आ जाता है और हम लोग ये उसका आंसर नहीं जान पाते क्योंकि हम उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। हमारा मेन एम क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं कि सवाल के पीछे सबक के पीछे सवाल दिए हुए हैं और उनके जवाब याद कर लेना, मगर इतना 10वीं जमात के लिए काफी नहीं है। तो मैं जो यहाँ पर आप लोग को अहम चीजें बताती जाऊंगी, आप लोग उसके ऊपर गौर करेंगे। तो ये 3 यहाँ पे जो क्वेश्चन थे इनके मैंने आंसर आपको बताया। उसके बाद में तवारुस और तवारुसी तब्दीली क्या है, इसके अंदर किस तरह से चेंजेस आते हैं वो हम लोग देखेंगे कि तवारुसी तब्दीली एक्चुअल में है क्या। हम जानते हैं कि एक नस्ल की हयाती खुसूसियात, मतलब किसी भी एक नस्ल की खुसूसियात दूसरी नस्ल में जीन के जरिए से जो मुंतकिल होती है। अभी जो हमने देखा यहाँ पे डीएनए जीन इसी के अंदर होता है, इसी के जरिए से ट्रांसफॉर्म होता है दूसरी नस्ल में, तो इसके जीन के जो मुंतकिल होने का अमल है इसे तवारुस कहलाता है, इसी को तवारुस कहते हैं। और ग्रीक जोहान्स यहाँ पर जो साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने जीन के मुतालिक, जीनियात के मुतालिक काफी सारी मालूमात दरियाफ्त की और 1902 के बाद में ये चीजें हमारे नजर में आने लगी। अब जैसे जैसे तवारुसी वसीला, मतलब क्या वसीला है, किसके जरिए से ये चीजें पहुंचती है दूसरी नस्ल में, तो वो है क्रोमोसोम। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जब मुंतकली होती है जीन की तो वो क्रोमोसोम के जरिए से होती है। बहुत सारे यहाँ पे आप लोग के इस पैराग्राफ में साइंसदानों के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने इसके मुतालिक, हम ये जानते थे कि खुसूसियात मुंतकिल होती है, लेकिन किस जरिए से होती है, वो कौन से अज्जा हैं जिनके जरिए से ये खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, तो उन अज्जा का नाम यहाँ पर ये बताया गया कि वो क्रोमोसोम है जो जीन की मुंतकली करते हैं, जो जीन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तब तक तो ये मालूमात किसी को पता नहीं थी, लेकिन इस दौरान 1944 में ओसवाल्ड एवरी और मैकिन मैककार्थी और कॉलिन मैक्लॉयड, इन तीनों ने साबित किया कि कुछ वायरस के सिवा, मतलब कुछ वायरस को छोड़कर तमाम जरासीम में डीएनए ही विरासती वसीला है। मतलब डीएनए के जरिए ही, आप लोग इस बात अच्छे से जहन में रख लो कि डीएनए के जरिए ही जीन जो है दूसरी नस्ल में या फिर दूसरे मॉरिस में मुंतकिल हो जाता है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे कि कुछ वायरस के सिवा, अब ये वायरस से मुतालिक आप लोग के माइंड में ये चीज नहीं आना चाहिए कि कोरोना वायरस। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हमारे घर बाहर न्यूज चैनल मीडिया हर तरफ वायरस 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 ये नाम सुनाई दे रहा है। तो वायरस एक बुरी चीज है बीमारी के हिसाब से, लेकिन ये जो है एक ऑर्गेनिज्म है, समझ लो, समझ गए।
हमारे इतराफ में कई सारी चीजें हैं, कई बारीक से बारीक खलियात है, कई बारीक से बारीक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, उनका इल्म हमको नहीं है क्योंकि वो उनका हमारी जिंदगी से ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमारे इतराफ में ऐसे कई सारे वायरस हजारों तादाद में मौजूद रहते हैं, लेकिन हम उनसे मुतारिफ नहीं है, इसलिए हम उन पे ध्यान नहीं देते। लेकिन कोरोना वायरस से हर कोई मुतारिफ है, इसलिए उन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो इस चीज को अपने माइंड से निकालते हुए हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जरासीम में, यानी तमाम जरासीम में डीएनए के जरिए ही मुंतकली होती है। अब यहाँ पे देखो बताया गया कि 1961 में फ्रांस में फ्रांकाइस और जेक मोडर्न एंड जीनियाती साइंसदानों ने जरासीम के खुलिये डीएनए के जरिए होने वाले प्रोटीन के तालीफ के अमल का नमूना बताया कि डीएनए के अंदर प्रोटीन की तालीफ होती कैसे है, कैसे ये प्रोटीन तैयार करते हैं। तो जीनियाती इशारे को समझने में हमको मदद मिलती है। इस वजह से सालमे के जीनियाती इशारे, यानी ये जो सालमा है डीएनए का, ये जीनिन को कैसे इशारा करता है, वो कैसे अपना काम अंजाम देते हैं, हम लोग इस पे ध्यान देंगे। दोबारा तश्कील पाने वाले डीएनए की तरक्की हुई, मतलब जब उन्होंने उसको नजरिए को देखा, उसके टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च की, तब पता चला कि दोबारा जो है डीएनए की तश्कील और तकनीक किस तरह होती है। जीनियाती नुकाइस की तशखीस, रोकथाम, इलाज, हैवानात, नबातात, मखलूत, इन सबको खुर्दबीनी जानदारों को जहां इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे तमाम सनती अमाल के लिए जीनियात का ही इस्तेमाल होता है। अब फिर से आप लोग को देखो बताइए तो भला, मैं देखो यहाँ पर इसलिए आपको ये सारे सवाल कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कोई पॉइंट आपकी नजर से ना चुक जाए कि हमने ये नहीं पढ़े, इसका क्या मतलब है, यहाँ कहीं पूछ लिया गया तो आप लोग को तकलीफ ना हो। देख लो यहाँ पे बोला है डीएनए और आरएनए की किस्मों की शक्लें बनाइए और मालूमात दीजिए। अब डीएनए और आरएनए, तो यहाँ पर इसकी किस्में हैं, पीछे शक्ल जो आपको अभी मैंने इससे पहले बता दी थी, यहाँ पे ये है डीएनए की पट्टी, समझ गए। अब यहाँ पर ये आरएनए इस पे आके जुड़ जाता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको एमआरएनए, इसकी किस्में हैं आरएनए की। इसकी देखो बता दूं मैं, एक है एमआरएनए, स्मॉल एम से लिखते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। तो ये जो तमाम है ये आरएनए की किस्में हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, वापस आ जाते हैं हमारे सिलेबस पे, कि जीनियाती नुकायत से क्या मुराद है, जीनियाती नुक्स क्या है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जीन मुंतकिल होता है, जीन एक मॉरिस से दूसरे मॉरिस में दाखिल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या मुराद है, और कुछ जीनियाती नुकायत के नाम बताइए। तो जीनियाती नुक्स मतलब के जब जीन ट्रांसफॉर्म होता है तो उसमें कोई कमी रह जाती है, उसमें कोई खामी रह जाती है। हम लोग पीछे म्यूटेशन के बारे में देखेंगे, वहां पर भी है नोई तबद्दुल में, वो भी इसी से मुतालिक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जीनियाती नुकाइस क्या है। तो कुछ नुक्स मतलब क्या होता है, जीन जब मुंतकिल होने में कोई तकलीफ हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से हमारे सामने क्या दुश्वारी दरपेश आती है। यहाँ पर इस नुक्स का एक नाम मैं आपको बता दूं, डाउन सिंड्रोम, आपने सुना होगा। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के अंदर हमने देखा, आप पता नहीं आप लोग जानते हो क्या नहीं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके बाल भूरे होते हैं और आंखें बाहर थोड़ी होती है और सर एकदम बड़ा होता है, और ये बच्चे ना अक्सर आप लोग देखोगे भूरे रंग के, पेट मोटा, ये सब चीजें ऐसे बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो ये नुक्स है, इसे कहते हैं जीनियाती नुक्स। वो बच्चों का पेट मोटा होता है, कभी सर मोटा होता है, सर एकदम बड़ा जैसा दिखाई देता है, ये सारे नुक्स को जीनियाती नुक्स कहते हैं। डाउन सिंड्रोम जो है उसकी एक किस्म है।
इसके बाद में अहम एक पॉइंट हमारे पास आता है, जो आप लोग ये समझ लो कि इस सबक का सबसे अहम नुक्ता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। इसको हम लोग अच्छी तरह समझ लेंगे कि डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड, अब मैंने बताया कि डीएनए के अंदर जो ये जो साल्मा है डीएनए का, डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड आरएनए की मदद से खुलिये के अफाल में हिस्सा लेते हैं। ये जो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, आरएनए की मदद से खुलिये का फेल अंजाम देते हैं। इस तरह जिस्मानी बनावट और उसके अफाल पर काबू रखते हैं। इसी तरह जिस्मानी बनावट और उसके अफाल पर काबू रखते हैं। जिस्मानी बनावट यानी कि हमारी जिस्मानी बनावट। अब हमारी जिस्मानी बनावट कैसे हमारे पेरेंट्स से मुश्तरक मतलब की तरह होती है, तो ये हमको कैसे पता चलता है, देखो यहाँ पे इस तरह जिस्मानी बनावट इसके अफाल पर काबू रखते हैं। तो जिस्मानी बनावट यानी कि हम किस तरह अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, हमारी जिस्मानी बनावट का ताल्लुक हमारे पेरेंट्स से होता है, उनकी कुछ खुसूसियात से होता है। तो ये सारा काम जो है डीएनए के जरिए होता है। डीएनए के जो क्रोमोसोम हमारे अंदर मुंतकिल होते हैं मेल गैमेट से फीमेल गैमेट्स के अंदर, मतलब मादा से नर के अंदर, या ये सॉरी नर से मादे के अंदर जब ये मुंतकली का अमल होता है डीएनए के जरिए, तो उससे ही जो है हमारी खुसूसियात हमारे मौरिस से मिलती जुलती है। जीन में प्रोटीन की तैयारी से मुतालिक जो मालूमात का जखीरा होता है, जिस्मानी जरूरत वक्तन फौक्तन जैसे मुनासिब प्रोटीन की तैयारी, ये सारी चीजें जो है डीएनए के अंदर होती है। अब देखो इन प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के जरिए होती है। इसी को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। प्रोटीन की तैयारी, जब ये प्रोटीन बनाने का अमल होता है, ये डीएनए के अंदर होता है, किसके जरिए, आरएनए के जरिए। तो इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, इसी को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए के ऊपर जीन के जंजीर के मुताबिक एमआरएनए तैयार होता है, और इस दौरान डीएनए के 2 धागों में से एक धागे का इस्तेमाल होता है। एमआरएनए पर डीएनए के धागों पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब एक दूसरे की तकमील करती है। इस चीज को आप लोग समझ लो। इस तरतीब में डीएनए में थायमिन के बजाय एमआरएनए में यूरासिल होता है, और आरएनए तैयार करने के इस अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देख लो इधर अच्छे से इसको, ये इमेज मैं आपको जूम करके बता दूं। देखो सबसे पहले ये जो हमारे पास डीएनए की 2 पट्टियां हैं, इन 2 पट्टियों में से एक जो पट्टी है, कोई भी एक समझ लो, ये नीचे वाली एक पट्टी, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, एमआरएनए आकर जुड़ जाता है। एमआरएनए अपने साथ में ये न्यूक्लियोटाइड्स लेकर आता है, खुलिया माया से आता है ये, और ये अपने ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स लेकर आता है। तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये डीएनए की पट्टी पे मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में जुड़ जाते हैं। देखो यहाँ पे ए के साथ टी जुड़ा हुआ है ना, एडिनाइन, थायमिन, यूरासिल, एडिनाइन, गायनिन, साइटोसिन, गायनिन, इस तरह से। तो ये एक दूसरे से जुड़कर प्रोटीन की तकमील करते हैं, प्रोटीन की तालीफ करते हैं, और इस पट्टी की तकमील होती है, मतलब ये एक नया एमआरएनए जो है ये तैयार हो जाता है खुलवी माया के लिए। तो इस तैयारी के अमल को, ये जो एमआरएनए यहाँ से अपने साथ जो लाया है न्यूक्लियोटाइड्स, ये इसके साथ जुड़कर जो नया एक रिबिन बन जाता है, इस अमल को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देख लो यहाँ पे, देखो इस तरतीब में डीएनए में थायमिन के बजाय एमआरएनए में यूरासिल होता है, समझे, और आरएनए तैयार करने के इस अमल को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलो अब हम आगे देखते हैं कि खुलिये के मरकजी में तैयार शुदा, ये है खुलिया। अब हम लोग खुलिया जानते हैं कि खुलिये, नबाती खुलिये, हैवानाती खुलिये, ये सारे खुलिये और खुलिये की किस्में हमने पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि खुलिया के मरकजे में तैयार शुदा एमआरएनए खुलिया माया में आता है, और आते वक्त डीएनए पर इशारती पैगाम, मतलब एक कोड लेकर आता है। इस पैगाम में अमाइनो एसिड के लिए कोड होता है, और हर अमाइनो एसिड
का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। देखो जब ये आता है इस तरह से, ये देखो आ रहे हैं यहाँ पे, जो डॉट है ना ये अमाइनो एसिड है, समझ गए। तो इस पैगाम में अमाइनो एसिड के लिए कोड होता है। तो यहाँ पर ये जो एक एक न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं, इसके साथ में जो एक पट्टियां आ रही है जिसपे AU लिखा हुआ है, तो ये मरकजे में से आ रही है, खुलिया का मरकजा है। आप लोग ने देखे होंगे नबाती खुलिया और हैवानाती खुलियों की शक्ल, उसके अंदर बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है यानी मरकजा होता है, ऐसे सब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सेल की अलग अलग किस्में हैं। तो इसके अंदर ये जो मरकजा होता है, मरकजे के अंदर असल में DNA की तैयारी होती है, DNA की तालीफ होती है वहां से। तो ये खलिया, आप देखो खुलिये का ये जो मरकज है, इसके अंदर क्या बता रहा है कि इसके अंदर तैयार शुदा mRNA खुलिया माया में आता है। इसके अंदर जो mRNA तैयार हुआ है वो खुलवी माया में आता है और आते वक्त अपने ऊपर एक कोड लेकर आता है, इशारती पैगाम, एक कोड लेकर आता है अमाइनो एसिड के लिए। वो कोड किसके लिए होता है? अमाइनो एसिड के लिए। और अमाइनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। ये आ गया एक कोड, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये जो इस तरह का शेप बना हुआ है, ये अपने साथ एक कोड लेके आया है अमाइनो एसिड। यहाँ पे जो गोल जैसे बने हुए हैं ये अमाइनो एसिड है। तो ये अमाइनो एसिड इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करता है, ये समझ रहे हो। तो mRNA हजारों कोडान, ये जो mRNA इसके अंदर बहुत हजारों तरह के कोड होते हैं, तो हजारों तरह के कोडान होते हैं एक्चुअली, समझ लो इसको। तो इसमें जो मौजूद कोड के मुताबिक अमाइनो एसिड फराहम करने का काम tRNA करता है। ये अपने साथ में लेकर आ गया है कोड, अब इसको ट्रांसफॉर्म कौन करेगा? tRNA। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो ये tRNA क्या करेगा? mRNA की पट्टी के ऊपर जो बुनियादी यहाँ पे ये कोड लेके आया है, देखो बुनियादी कोड, ये राइबोसोम है, समझ में आ गया। तो अब ये ट्रांसलेशन सॉरी यहाँ पर जो बताया है अमल आप लोग को, ये क्या बता रहा है? ये कोड इस तरह से लेके आने के बाद में ये इसके ऊपर फिट हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है इस पट्टी के ऊपर। ये जो UA जहां पर जिसके बरक्स जो होना चाहिए वही है, तो ये इस तरह 3-3 का सेट लेके आता है और अमाइनो एसिड जो है इसकी मुंतकली होती है, tRNA करता है। और जैसे कि इसके लिए जैसा कोडान mRNA पर होता है, उसके बरक्स एंटी कोडान, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो mRNA पे होगा उसका बरक्स tRNA पे होगा, मतलब एक दूसरे का उल्टा होगा। तो इस अमल को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसे? ट्रांसलेशन। tRNA के जरिए लाए हुए अमाइनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से जंजीर तैयार करने का काम rRNA करता है और इससे एक जंजीर तैयार होती है इन दोनों के मिलने से। तो ये जो काम है ये rRNA क्या करता है? इनकी एक जंजीर बनाता है। तो इस दरम्यान mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडान के फासले से सरकते रहते हैं। यहाँ पर देखो एक सरकने का अमल आपको बताया है। इस अमल को ट्रांसलोकेशन, लोकेशन मतलब कि जगह बदल देना, पता है ना कि आपका लोकेशन क्या है, तो ये जगह बदलना। तो यहाँ पर क्या होता है? 3-3 के जब भी पेप्टाइड बंदिश बनती है तो ये क्या करते हैं? अपना 3-3 से ये जो अपनी जगह यहाँ से बदलते रहते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इसीलिए बेशुमार जंजीरों, यही प्रोटीन के सालमत, मतलब इस ऐसी बेशुमार जंजीरों के एक साथ आने में पेचीदा प्रोटीन तैयार होते हैं। तो इस तरह से ये प्रोटीन की तैयारी का अमल होता है और यही प्रोटीन के सालमत जानदारों की शक्ल तय करते हैं। अब जब इतनी सारी तैयारी होती है तब शक्ल तय होती है कि कौन अपने मॉरिस की तरह हूबहू है, कौन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये सारी चीजें इन सारे प्रोटीन की तालीफ के बाद का अमल होता है, यानी कि अपने मॉरिस से मिली जुली शक्ल बनना और उनकी तरह बिहेवियर, उनकी तरह खुसूसियात रखना, ये अमल बाद में तय होता है और इनके जिस्म में मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देते हैं। तो जानदारों में जो मौजूद होते हैं जीन की वजह से अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं। जीन क्या करते हैं? अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं और उसी से कुछ जीन अगली नस्लों को मुंतकिल होते रहती है, मतलब जीन की जो है मुंतकली शुरू रहती है। इसलिए इन बच्चों में अमाइनो एसिड अपने वालिदैन में मौजूद प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन तैयार करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि अमाइनो एसिड जो है वो किस तरह से प्रोटीन की तालीफ करते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, यहाँ पर यहाँ जो दिखाया है आपको ब्लैक कलर के डॉट, ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड की वजह से जो है अमाइनो एसिड की वजह से ही प्रोटीन और हमारी नस्लें जो है एक दूसरे से मुतशाबिहत रखती हैं। यही वजह है कि वालिदैन की खुसूसियत बच्चों में दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी जीन बिल्कुल वालिदैन की तरह अमाइनो एसिड तैयार नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि बिल्कुल उनकी तरह अमाइनो एसिड तैयार होने का अमल नहीं होता है। क्यों? न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से अपनी जगह बदल देता है, जैसे यहाँ पर।
तो इसकी वजह से कोई छोटा सा फर्क वाक़ई हो जाता है। ये फर्क या तब्दीली को नूई तबद्दुल कहते हैं। कैसे फर्क वाक़ई हो जाता है तो वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो आप लोग को बताया गया है कि अब यहाँ देख लो, यहाँ से बुनियादी तरतीब ये इस तरह से है। ये बुनियादी तरतीब है। टी, यहाँ पर भी टी है, ए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए है, फिर यहाँ पर सी है। इसके बाद में एक्चुअली जो तरतीब है वो ऐसी होना चाहिए कि टी ए ए सी, टी सी टी जी सी, ऐसे होना चाहिए। मतलब ए के बाद सी आया तो सी के बाद टी आना चाहिए। जबकि क्या होता है, जब ये सरकने का काम होता है, ट्रांसलोकेशन जब होता है, अभी हमने देखे ना यहाँ पे ट्रांसलोकेशन, यानी कि 3-3 का सेट जो है वो खसकते रहता है, इसे सरकते जाता है आगे आगे। तो जब ये सरकने लगता है तो इसके बाद की जो तरतीब है उसके अंदर आना क्या चाहिए था, अभी जब सर यहाँ से ये हट गया तो ये आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे टी होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे जी आ गया है। देख रहे हो, यहाँ पे जी होना चाहिए था, जी है यहाँ, लेकिन यहाँ पर ए आ गया है। यहाँ पे सी है तो यहाँ भी सी आना चाहिए था, लेकिन टी आ गया है। समझ रहे हो? तो ये तरतीब यहाँ पे सही थी, लेकिन ये जब तरतीब यहाँ से हटी तो यहाँ पर ये जो तरतीब यहाँ पर आई है ये गलत है, मुख्तलिफ है। तो इसकी वजह से जो है हमारे मॉरिस के अंदर जो है अमीनो एसिड की तैयारी बिल्कुल वालिदैन की तरह नहीं हो पाती। जीन बिल्कुल सही तरीके से मुंतकिल नहीं, एकदम परफेक्टली मुंतकिली नहीं होती है। तो इस गलती को और इस तब्दीली को, बदलाव को, जो छोटा सा फर्क आता है उसे नोई तबद्दुल, म्यूटेशन कहते हैं। ये नोई तब्दीली या फिर तबद्दुल कभी छोटा तो कभी बहुत वाज़ेह होता है। मसलन नोई तब्दीली की वजह से सिकल सेल एनीमिया जैसे जीनीनी नुक्स लाहक होते हैं। बहुत सारे नुक्स भी इसकी वजह से मॉरिस के अंदर पैदा होते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे।